नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, ये दो शब्द ऐसे हैं जिससे किसी भी पार्टी, व्यक्ति या फिर संस्थानों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। एक तरफ मोदी सरकार व्हाइट पेपर लेकर आ रही है, श्वेत पत्र, यानी कि बताने की कोशिश की जा रही है कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और 2014 के बाद हमने अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार किए। ये इस वजह से क्योंकि आजकल कांग्रेस के साथ साथ दूसरी अपोजिशन पार्टियां बार बार हंगामा खड़ा कर रही है कि देखो 10 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, जीडीपी का ग्रोथ स्टेगनेंट हो गया है, बढ़ नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था जब 5वें पायदान पर है, यानी कि विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम शामिल हैं, तो एक नया तरीका, उसमें पर कैपिटा इनकम कितना है, पर कैपिटा जीडीपी कितना है, तुलना किससे? जर्मनी से, जापान से, यूएसए से। ये अगर विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस इस बात को लेकर बार बार लोगों के पास जा रही है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, तो फिर सरकार को एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया देना ही पड़ेगा कि आप कंपैरिजन कर सके, बता सके तुलना करके कि 2014 से 24 तक 10 सालों की सरकार में 14 से 4 तक, यानी कि पिछले 10 सालों की सरकार और इस 10 सालों की सरकार में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या सुधार हुए हैं, क्या बेहतरी हुई है। और इसी बात को लेकर परेशानी बढ़ी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर चैलेंज किया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बजट के ऊपर चर्चा और राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जो उन्होंने बात कही, उससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई। राज्यसभा में जो डेमोक्रेसी की बात चलती है, कांग्रेस वाले, विपक्षी पार्टी के नेता ये बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, बात उस पर भी की। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र को कैसे कांग्रेसियों ने कुचला है, आपातकाल किसके सरकार में आई, लोकतंत्र के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को किसने जेल के अंदर डाला, लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले अखबारों के दफ्तरों पर किसने ताला लगवाया। ये सारी करतूतें करने वाली कांग्रेस आज ये कह रही है कि हमारे शासन में तानाशाही है। लेकिन समस्या सिर्फ इन बातों को लेकर नहीं है, समस्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बातों को लेकर ज्यादा नहीं है जितना कि जवाहरलाल नेहरू को लेकर है। जवाहरलाल नेहरू की बातों को भी पीएम मोदी ने कहा कि जो इकोनॉमी के संदर्भ में उन्होंने एक धारणा बनाई, रिजर्वेशन की बात की, ये सारी धारणाएं अंधे की तरह कांग्रेस मानती रही, जो कि देश के लिए खतरनाक रहा। रिजर्वेशन की बात जब आती है, राहुल गांधी के वो बातें याद आती है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी बार बार कहते चल रहे हैं 50% का कैप हटा देंगे। ये 50% का कैप नहीं रहेगा, ओबीसी को 27% ही रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। जितनी जिसकी जनसंख्या उतना हक दिलाएंगे। तो कहां थे आपके नानी, दादा, ये सब कहां थे? 1953 में काका कालेलकर आयोग आया और उसने रिपोर्ट सौंपी जिसमें ओबीसी की जातियों के बारे में कहा, पिछड़ापन का आधार बनाया जाएगा, और उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई। क्यों नहीं लागू किया? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके बाद शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आई, और ज्यादातर समय में आपके परिवार के ही प्रधानमंत्री रहे। तो उस समय कहां गया था आपका ये आइडिया? जब मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस समय आपके पास क्या आइडिया की कमी थी? क्योंकि आप तो सरकार में शामिल नहीं थे, आप केवल सांसद के तौर पर इन बातों को सोच सकते थे, समझ सकते थे, बता सकते थे, आगे की स्ट्रेटजी बना सकते थे। वो अगर नहीं बताया तो अब आप जो दिग्भ्रमित कर रहे हो, तो भ्रम की स्थिति से दूर करने के लिए सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। सरकार ने वही किया, बताया कि कैसे ओबीसी के आधार पर इन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये रिजर्वेशन की बात करते हैं,
ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। हमने तो बता दिया कि कैसे रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण है, अगड़ा वर्ग है, उसको भी रिजर्वेशन 10% दिया। कैप तो ऐसे ही खत्म हो चुकी है 50% का, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। इसके लिए श्वेत पत्र लाया जाएगा और श्वेत पत्र की बात सुन के कांग्रेसियों को ऐसे मिर्ची लगी कि खड़गे पहले ही ब्लैक पेपर लेकर चला आया और जो 10 साल अन्याय का काल बता रहा है उसमें बात क्या कही गई है? बात कही गई है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अब यह सुनिए कि अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा रही है। 2014 से पहले जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था? लंबे समय तक जीडीपी ग्रोथ रेट 5% के आसपास अटका रहा। यह बताया जाएगा श्वेत पत्र में। अभी क्या है? अभी जीडीपी का ग्रोथ रेट लगभग 8.7%, 9% तक चला जाता है। यह वैरी करता है, लेकिन इनको यह नहीं बताना है कि हमारे समय में 5% से आगे खिसक नहीं रहा था, जबकि हम दुनिया के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए हुए थे, फिर भी अर्थव्यवस्था वैसी ही थी, डगमग अवस्था में। उस समय इन्फ्लेशन रेट क्या था? महंगाई दर क्या था उस समय? इसकी भी जिक्र की गई है। 10% के आसपास महंगाई रहा और अभी क्या स्थिति है? अभी 5.5%, 5.3% इसके आसपास इन्फ्लेशन रेट है। तो फिर ये महंगाई बेरोजगारी की बात किस मुंह से करते हो? इसमें यह भी बताया जाना चाहिए कि बैंक जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, जिससे लोन मिलते हैं, जो कंपनियों को फिनांस करती है, व्यक्तियों को फिनांस करती है, और उन्हीं बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति संचालित होती है। ये जो पैसे का लेन देन होता है। लेकिन अगर बैंकों की स्थिति चरमराए, कई बैंक डूबते जाएं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए धीरे धीरे बढ़ता जाए, यानी कि उनके वो पैसे जो डूबे हुए हैं उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो बैंक क्या करेगा? अगर पहले की बात देखें 2014 से, तो उस समय एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है बैंकों का, वो 10% के आसपास था। और अभी की स्थिति देख लीजिए, एनपीए जो है वो 3.5% के आसपास है। ये कितना बड़ा गैप है। इसी के लिए श्वेत पत्र लाया जा रहा है कि जो लोग बार बार इन लोगों से भ्रमित होते हैं और बताते हैं कि देखो भाई, अभी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, यह सब बताया जाएगा उस श्वेत पत्र में। पीएम मोदी ने कहा कि जो आप वैकेंसी रखे थे बना के सरकारी क्षेत्रों में, धीरे धीरे उसको भरने में समय लग रहा है। आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया, यह हम बताएंगे कि 2014 से पहले कितनी सीटें खाली थी। यह हम बताएंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर का विकास कैसे हो रहा था। आपके सारे पोल खोलेंगे। इसलिए परेशानी इस स्तर पर हुई कि इन्होंने ब्लैक पेपर लाया और पीएम मोदी ने कहा, यह ब्लैक पेपर, मनमोहन सिंह कहा करते थे कि ब्लैक पेपर जो है ये काला टीके के समान है, काले टीके। ये लोग ब्लैक मनी वाले लोग ये ब्लैक पेपर लेकर आए हैं, ये ब्लैक ड्रेस में फैशन परेड भी कर चुके हैं। ये काला दिवस कब मनाया था? ये राम मंदिर पर फैसले की वर्षी पर, ये 370 के ऊपर जो हमने काम किया, जिस तरीके से 370 को हटाया, उसके बाद ये ब्लैक कपड़ा पहनकर, ड्रेस पहनकर फैशन परेड कर रहे थे। आज ब्लैक पेपर लाए हैं जिसमें कहा क्या गया है कि देखिए डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। ये डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हो रही है? 10 सालों में 411 विधायक जो विपक्षी पार्टियों के हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब उन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती ले आया, इनवाइट किया, या फिर तुम्हारी पार्टियों में दिक्कत थी। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और उसके बाद हुआ क्या? चुनाव आयोग ने कहा असली पार्टी एकनाथ शिंदे की है। अजीत पवार अपने चचा शरद पवार से नाराज हुए क्योंकि चचा साहब को लग रहा था कि वो कंफ्यूज्ड हैं। अब रिटायरमेंट का एज आ रहा है, हमारी बेटी सुप्रिया सुले आगे बढ़ ही नहीं पा रही है और अजीत पवार आगे बढ़ रहे हैं। अब अलग करो, अजीत पवार को दबाओ। विस्फोट हुआ, अजीत पवार बाहर निकले। चुनाव आयोग ने क्या कहा? अजीत पवार की पार्टी ओरिजिनल है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को वाव नहीं दोगे, उनको
सीएम की बात तो छोड़ दो, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाओगे, नाराज होकर विधायकों के साथ बाहर आ जाएंगे, भाजपा में शामिल होंगे, कहेंगे क्या भाजपा ने इनवाइट किया, कर्नाटक में टूट जाएगी आपकी पार्टी, मध्य प्रदेश में टूट जाएगी, तो आप कहेंगे भाजपा ने ऐसा किया। ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र की हत्या? आप ये नहीं कहते कि राजस्थान में कैसे बीएसपी के 6 विधायक थे, उन्होंने समर्थन दिया सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो सारे 6 विधायकों को लेकर वे कांग्रेस में आ गए। अशोक गहलोत, उस समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं बोला कि ये तो नाजायज है, 6 के 6 विधायक कैसे तुम तोड़ के ला सकते हो। मायावती अभी भी इस बात का जिक्र करती है कांग्रेस कितनी बड़ी धोखेबाज है। अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अपने सहयोगी पार्टी के साथ ऐसा नहीं किया, किसी सहयोगी पार्टी के विधायक सांसदों को अपने साथ नहीं रखा। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड की बात है, नीतीश कुमार के साथ रहते हुए उनकी पार्टी के कई नेता, रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरपीएन सिंह की जैसी बात है, वो भी उनसे नाराज चल रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में उनको तब शामिल किया जब नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ चुके थे, वो बाहर हो चुके थे, उनके रहते हुए कभी उनको भाव नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप लोकतंत्र की हत्या की बात करते हो। ये ब्लैक पेपर में क्या है? डेमोक्रेसी। 411 विधायक हमारे तोड़ कर लेके चले गए, कई जगह पर सरकारें गिर गई। ये सरकारें गिराने उठाने का काम इन समय में किसी पार्टी विशेष की नहीं है, बल्कि सरकारें गिराने का काम आपके पार्टी के लोगों को है। सरकारें तो तब गिराई गई थी जब केरल में आपने पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया था। सरकारें तब गिराई बताई जाती है जब आपके समय में किसी जगह पर गैर कांग्रेसी सरकार बने, आपको 1 साल बर्दाश्त नहीं होता था। सरकारें तब गिराई गई थी जब मोरारजी देसाई को चौधरी चरण सिंह से तोड़कर सरकार गिरा दिए, चौधरी चरण सिंह से समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दिए, वीपी सिंह की पार्टी तोड़ दी, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना के 6 महीने के अंदर सरकार गिरा दी। ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं थी। अब डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है क्योंकि कांग्रेस किसी जगह पर नहीं है। इसलिए ये 411 विधायकों, कुछ सांसदों की बात है, ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि श्वेत पत्र जो आने वाला है उसमें साफ तौर पर एक एक पहलू बताया जाएगा। बेरोजगारी कितनी थी, अब कितनी है, महंगाई कितनी थी, अब कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी, अब कितनी है, जीडीपी का साइज कितना है, पहले कितना था। मनमोहन सिंह को जो सो कॉल्ड तथा कथित ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने और देश की अर्थव्यवस्था को और गर्त में पहुंचा दिया, और आज चिल्ला रहे हो कि आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है, हम बढ़ रहे हैं ऊपर, और तुम कह रहे हो कि भारत नीचे की तरफ जा रही है। ये लोगों को दिखाने के लिए कंस्ट्रक्टिव तरीका अपनाया गया श्वेत पत्र लाकर, और ये लोग लोगों को भ्रमित करने के लिए डिस्ट्रक्टिव तरीका अपना रहा है ब्लैक पेपर लाकर। ये श्वेत पत्र और काला पत्र की बात है, ये काला टीका लगाकर घूमते रहे, लेकिन लोग अब भ्रमित होने वाले नहीं हैं। उसने समझ लिया है कि किस तरीके से ये चोर लिटोरों की फौज गठबंधन बनाकर एक बार फिर कोशिश कर रहा है देश को लूटने की। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।